वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग अपना एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मोबिलाइजेशन क्या होती है, उसके ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से अप्लाई की जाती है। आर्थोकाइनेमेटिक, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स के बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा आप कॉन्वेक्स रूल भी समझ चुके हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखी है। ग्रेडिंग कौन सी होती है, हाइपर मोबिलिटी क्या होती है, ओपन पैक पोजीशन, क्लोज पैक पोजीशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो अगेन मोबिलाइजेशन को कंटिन्यू किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये बार बार चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार आपको मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन सुनने को मिलेगा। बिफोर मूविंग ऑन मैनिपुलेशन तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें। आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मोबिलाइजेशन। क्या इफ़ेक्ट होते हैं? स्टिमुलेट करवाता है साइनोवियल मूवमेंट को, ठीक है, मेंटेन करता है एक्सटेंसिबिलिटी। दूसरी चीज़ है कि प्रोवाइड करते हैं सेंसरी जो है आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन करवाता है ताकि जो है आपकी बोन डिटेक्ट कर सके मूवमेंट्स वगैरह को। इसके अलावा जो है वो दर्द कम करवाता है, पेन रिलीफ करवाता है, डिक्रीज़ करवाता है मसल गार्डिंग या स्पासम वगैरह को जब आप किसी भी मसल्स को मोबिलाइज करते हैं। इसके अलावा हाइपर मोबिलिटी ऑफ अ कैप्सूल ओरिजिन, आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाइपर मोबिलिटी क्या होती है और हाइपर मोबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास पेन के साथ आया है और उसे मसल स्पाज़म भी है और जिसकी वजह से वो जॉइंट्स भी अपना मूव नहीं कर पा रहा, इट मींस मसल शॉर्टनिंग भी हो गई और साथ साथ क्या हो गया, जॉइंट की कैप्सुलर की हाइपर मोबिलिटी भी हो गई। अब आपने क्या करवाना, मोबिलाइजेशन करवाना। मोबिलाइजेशन का सबसे अच्छा आपको मेटलिन ने बताया हुआ है। अब पेन के साथ आ रहा है तो ग्रेड 1 देना है, ग्रेड 2 देना है, या उसकी मोबिलिटी को ओपन करना है तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 की तरफ आप चले जाएंगे। ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना होता है। इसके अलावा जॉइंट पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मोबिलाइजेशन करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी जो जॉइंट पोजीशन है वो थेरेपिस्ट के लिए भी कंफर्टेबल हो और जो आपका पेशेंट है उसके लिए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो। डायरेक्शन ऑफ मोबिलाइजेशन का ख्याल रखना है। ये सारी की सारी जो है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशनिंग है, जब हम सिस्टमेटिक वाइज चलेंगे, स्पाइन करेंगे, शोल्डर करेंगे तो उधर ये चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। अब या तो मोबिलाइजेशन ऑसिलेशन आपने क्या करना है, टू एंड फ्रो मोशन करनी है, ये सस्टेन्ड होल्ड आपने थोड़ा सा ट्रैक्शन दी और होल्ड करके रखा, ठीक है। ये इट वेरीज ना कंडीशन टू कंडीशन कि कब आपने ऑसिलेशन देनी है और कब आपने सस्टेन्ड होल्ड रखना है। इंटेंसिटी ऑफ मोबिलाइजेशन का भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि ग्रेड 1 में आप दे रहे हैं, ग्रेड 2 दे रहे हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोबिलाइजेशन डोजेज। उसके बाद है ट्रांसलेटरी ग्लाइड मूवमेंट ग्रेडिंग। अगेन वही बात है, ये मेटलिन के 5 ग्रेड्स आ गए हैं। ग्रेड 1 आ गया, ग्रेड 2 आ गया, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ग्रेड 5। 0 to 25% ग्रेड 1 आ गया है, 25 to 50% आपका ग्रेड 2 आ जाता है, 50% to 75% ग्रेड 3 आ जाता है और 75 to 100% आपका ग्रेड 4 आ जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें, ग्रेड 1 स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट हो जाती है एट द बिगनिंग ऑफ द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड 2 क्या आ जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ गई है। ग्रेड 3 क्या हुआ है, अगेन जो है वो किस पे चला गया, 50 to 75% पे चला गया एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद ग्रेड 4 है, अगेन ये 50 to 75 के बीच में होता है। और जो ग्रेड 5 होता है, हाई वेलोसिटी थर्स्ट होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड का एट द एंड ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। दिस इज़ कॉल्ड द मैनिपुलेशन। पिक्चर ए के अंदर ये नीचे एक चार्ट बना हुआ था, देखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द मूवमेंट जो कि 0 होगी, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन। फिर एलोंगेट हुए तो पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो गई, एनाटॉमिकल लिमिट ऑफ मूवमेंट हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। डिस्ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेड 1 इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। डिस्ट्रैक्शन, कोई भी बोन आप अवे करते हो, ठीक है। आपने अभी जो ऊपर वाला देखा वो क्या है, आपका ऑसिलेशन है और ये अब जो है डिस्ट्रैक्शन की तरफ आ गया। ग्रेड 1 क्या होती है, अनवेटिंग और बारली सपोर्टिंग द जॉइंट सरफेस। दूसरा क्या होता है, इक्वलाइज करते कोहेसिव और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस ऑफ द जॉइंट और आपका जो पेन है उसको अनलोडिंग करवा रहा होता है।
ठीक है। और जो भी आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है उससे क्या हो जाता है, ठीक हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है और वो कहता है मेरा जो दर्द है नसों का वो नीचे तक जा रहा है या हाथों तक जा रहा है या अदर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या हो रहा होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होती है। अब क्या हो रहा होता है, दो बोन आपस में क्लोज है और जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूरल इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे नर्व भी पास हो रही है, मसल्स भी पास हो रहे हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप अवे करते हैं इसकी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में, तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिलीज़ होते जाते हैं। जो जो स्ट्रक्चर रिलीज़ होगा वहाँ से पेन क्या हो रहा होता है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है। अगर नर्व्स है तो नर्व्स वाला पेन ख़त्म हो जाएगा, अगर मसल्स है तो मसल्स वाला पेन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है, स्लैक ऑफ द कैप्सूल टेकन आप एलिमिनेट जॉइंट पेन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स और सूदिंग इफेक्ट आ रहा होता है, कैप्सूलर और लिगामेंट के ऊपर भी स्ट्रेच आ जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द डिस्ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन ग्लाइड। मोबिलाइजेशन ट्रीट कंसिड्रेशन के अंदर होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2। न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट यूज डेली टू ट्रीट पेन। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर क्या हो रहा होता है कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और सिर्फ कहता है कि मुझे दर्द है, लेकिन उसकी कोई जॉइंट मोबिलिटी भी कम नहीं है और रिस्ट्रिक्शन पे भी कहीं नहीं है, तो फिर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दे रहे होते हो। पेन रिलीफ कर रहे होते हो थ्रू न्यूरो मॉड्यूलेशन और सेंसरी, और इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, पेन रिलीफ आप कर रहे होते हैं, हल्की हल्की ऑसिलेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा टेंस वगैरह के लिए भी आप हेल्प दे रहे होते हैं। आप दूसरा जो है हॉट पैक कॉल्ड पैक का भी हेल्प दे रहे हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रेड 1 और ग्रेड 2। फिर इससे क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट जो आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, आपका न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत हद तक आप पेन में कमी महसूस करते हैं। गेट पेन थ्योरी आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो पेन कम होता है। अब इधर यही है, गेट पेन अचीव बाय द इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नोसियोप्टिव स्टिमुलर एट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम लेवल। इसी तरह से जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो स्टिमुलस दे रहे होते हैं, नोसेप्टिव स्टिमुलस दे रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके इनहिबिट करते हैं, तो वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक जाता है। सबसे पहले ये कि पहले ये जा रहा होता है, पूरा ट्रांसमिशन चल रहा होता है जब तक आपको दर्द होता है। जैसे ही आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन दी, पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट आया, तो इस चैनल का पाथवे ब्रेक हो जाएगा और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि उसे कोई पेन नहीं है, और ये न्यूट्रलाइज करेगा जॉइंट प्रेशर, क्योंकि जब किसी जगह दर्द होता है तो बहुत हैवीनेस और प्रेशर फील हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आ जाएंगी। ग्रेड 3 और 4 क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट यूज 3 to 5 टाइम्स वीक और ट्रीट स्टेप ऑफ हाइपरमोबिलिटी। अगर कोई पेशेंट है वो कहता है कि मुझे दर्द भी है, लेकिन उसके साथ जब आपने उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक की तो पता लगा वहाँ पे हाइपरमोबिलिटी भी। इट्स मीन अगर उसको सिर्फ पेन है तो आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑसिलेटरी मूवमेंट्स दी है, लेकिन अगर हाइपरमोबिलिटी भी साथ है तो ग्रेड 3 और 5 की तरफ आपने जाना है, 4 की तरफ जाना है। और उसकी क्या इंडिकेशन होती है, 3 से 5 दफ़ा आप हफ्ते में दे सकते हैं। किस वजह से दे सकते हैं, किसी भी हाइपरमोबिलिटी को, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम है तो उसको ट्रीट करने के लिए। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं रेंज ऑफ मोशन को, प्रमोशन ऑफ कैप्सुलर मोबिलिटी, और इसकी वजह से कैप्सुलर स्ट्रेच आ रहा है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रमोट कर रहे होते हैं ना। रेंज ऑफ मोशन ये इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है, किस तरह से प्रमोट करके कैप्सुलर मोबिलिटी को और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। मैकेनिकल डिस्टेंशन और स्ट्रेचिंग और शॉर्टेंड टिश्यू, जो भी मैकेनिकली डिस्टेंशन और शॉर्टेंड आपकी टिश्यू है, बिकॉज अब आप क्या दे रहे हो, आप स्ट्रेच दे रहे हो, ठीक है, ग्रेड 3 और 4 के अंदर। तो फिर क्या होगा, जब आप जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवा रहे हो तो साथ साथ आपके मसल्स भी जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप उनको भी सस्टेन आप एक स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल लोडिंग वगैरह जो होती है वो टिश्यू के ऊपर वो बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेच आ रहा होता है आपके शॉर्ट टिश्यू के ऊपर। मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, ऑसिलेशन आपने 60 to 120 मिनट्स देनी है, 1 to 5 सेट्स देने हैं और 5 to 60 सेकेंड्स होल्ड के साथ आपने देने हैं। ये ऑसिलेशन है, आपने कितनी देर देनी है, कितना होल्ड करना है और कितना पेन है, इट वेरीज, ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट। इसमें देखना पड़ता है आपका पेशेंट किस तरह का है, कितनी हद तक उसे पेन है। ये बताया हुआ है कि ऑसिलेशन और प्रोलॉन्ग होल्ड एट मिड रेंज स्टिमुलेट टाइप 1 मैकेनो रिसेप्टर। प्रोलॉन्ग होल्ड क्या है, मैकेनो रिसेप्टर को जो वो स्टिमुलेट कर देते हैं, फिर वो मैसेज लेके जाते हैं और फिर पूरा पाथवे जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं कि अगर आपने ऑसिलेशन दी प्रोलॉन्ग होल्ड के साथ तो एंड रेंज तक, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ग्रेड में क्या होता है, आपने जो है वो 5 to 30 सेकेंड तक होल्ड किया, 1 to 5 रिपीटेशन दी,
और वो किस तरीके की होंगी, लो ग्रेड होंगे, सस्टेन होल्ड होगी, जो कि स्टिमुलेट करेंगे टाइप 3 मैकेनोरिसेप्टर को, जो इनहिबिट करेंगे गार्डिंग। इनहिबिट गार्डिंग फिनोमेना क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल देती हूँ। आपके पास फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है और वो कहता है कि जो मेरे मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट है, स्टिफनेस है, और जो मेरी मोबिलिटी है जॉइंट की वो भी कम है। आपने देखा उसकी रेंजेस भी 20 डिग्री 30 डिग्री कम आ रही है। अब आपने क्या किया, अब आप ट्रीट करने जा रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करने जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। आपने क्या किया, 5 to 30 सेकेंड तक आपने होल्ड दिया, क्लियर। 1 to 5 रिपीटेशन, 1 to 5 रिपीटेशन मीन्स 1 to 5 टाइम आपने ऑसिलेशन की, देन 5 to 30 सेकेंड को होल्ड दिया, फिर 1 to 5 आपने एंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स पोस्टीरियर आपने ग्लाइड दी, फिर 5 to 30 सेकेंड को होल्ड किया। टिपिकली अप्लाइड एट द एज रेंज टू ट्रीट स्टिफनेस, और ये किस लिए होती है, ट्रीट करने के लिए स्टिफनेस होती है। अच्छा, जब आप ये करेंगे और अब आपने क्या किया, लो ग्रेड दे रहे हैं, सस्टेन होल्ड दे रहे हैं, स्टिमुलेट, जब ये आप सारा प्रोसीजर कर रहे होंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा फिजियोलॉजिकल, वो ये होगा कि आपके टाइप 3 मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको स्टिमुलेट करेंगे मैकेनोरिसेप्टर को कि भाई गार्डिंग नहीं करनी, आपने स्टिफनेस नहीं करनी, आपने पेशेंट जो है ना वो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहा होता है, और उसके बाद जो है इन दी एंड जो है ना जब आपका गार्डिंग मैकेनिज्म जो है थ्रू मैकेनोरिसेप्टर ये इनहिबिट हो जाता है, तो टिपिकली जो है ना वो स्टिफनेस भी बहुत बेहतर हो जाती है। आर्टिक्यूलर मैकेनोरिसेप्टर्स किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं, पोस्चर के कौन से होते हैं, सुपरफिशियली कैप्सूल में लोकेटेड होते हैं, और ये क्या करते होते हैं, ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं एंड रेंज के ऊपर। डायनेमिक के कहाँ होते हैं, डीप कैप्सूल्स में होते हैं। इनहिबिटिव के क्या होते हैं, लिगामेंट के होते हैं, ठीक है। नॉसियोप्टिव के कहाँ होते हैं, मोस्ट टिश्यू के अंदर होते हैं। दूसरा ये क्या क्या चीज़ें फायर करते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं होंगी बिकॉज दिस इज़ एडवांस लेवल। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से जो है आर्टिकुलर मैकेनोरिसेप्टर कहाँ पे जो है वो लोकेट होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। इनहिबिटिव के क्या करवा रहे होते हैं, स्ट्रेच और सस्टेन होल्ड एट द रेंज ऑफ मोशन में जो है ना ये सारा काम करते हैं। जैसे जैसे हम सिस्टम करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे सिस्टम्स रहते हैं। मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट का क्या रोल है, पेशेंट और थेरेपिस्ट की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और पेशेंट स्पेशली ऐसी पोजीशन के अंदर हो जहाँ पे वो मैक्सिमम रिलैक्स खुद को फील करे, कंफर्टेबल रूम हो, टेम्परेचर पेशेंट प्रॉपरली ड्रैप, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपने पेशेंट को लिटा दिया तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। कॉन्फिडेंट, फर्म, कंफर्टेबल हैंड्स ऑन, ऐसे नहीं कि आपने कांपते हाथों के साथ जो है ना पेशेंट को पकड़ा और वो बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो रहे हैं, और फिर ये आपने हर चीज़ को वार्म अप भी करना है। एक पूरा प्रोटोकॉल आपका जो है ना हैंड्स ऑन जब आप करने जाते हो आपने उसको फॉलो करना होता है। कोई भी पेशेंट ने ज्वेलरी वगैरह वॉचेस पहनी हो आपने उसको रिमूव करवाना है, सिक्योर टाइज, बेल्ट, बकल्स, इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आइडियली वेस्ट के अंदर ये होता है कि बॉक्सर वगैरह जो मेल पेशेंट है सिर्फ उन्हें अलाउ कर देते हैं कि आपने बॉक्सर पहना है, और फीमेल्स को भी शॉर्ट ड्रेस के अंदर अलाउ करते हैं ताकि मैक्सिमम एक्सपोज हो और किसी चीज़ किसी कपड़े की वजह से क्या ना आ रही हो, आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रही हो, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। इस तरह से मोबिलाइजेशन दें कि पेशेंट को पेन ना हो बल्कि पेन रिलीफ हो। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टिकुलेट इनिशियली इन रेस्टिंग पोजीशन एंड देन चेज एंड रेंज, रेस्टिंग पोजीशन से आप एंड रेंज के ऊपर जाते हो, ठीक है। गुड बॉडी मैकेनिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है थेरेपिस्ट के लिए, और पेशेंट पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से कर रहे हो, एंटी ग्रेविटी कर रहे हो, ग्रेविटी सपोर्टेड कर रहे हो, ये किस तरीके असिस्टेड कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। आपकी स्टेबलाइजेशन प्रॉपर हो, ऐसा नहीं हो कि आपने जो है वो किसी भी जॉइंट को स्टेबलाइज प्रॉपरली किया ना हो और उसके बाद आप ग्लाइडिंग कर दें। शॉर्ट लेवल आर्म्स एंड हैंड एज क्लोज टू जॉइंट एज पॉसिबल, ऐसे नहीं हो कि आपको झुकना पड़े, बिकॉज अगर आप दूर से जाके पेशेंट को पकड़ोगे तो फिर आपकी स्पाइन भी जो है डैमेज हो सकती है। तो बहुत रिलैक्स पोजीशन में एज मच एज यू कैन क्लोज टू द पेशेंट जो है आपने जो है किसी भी चीज़ को या किसी भी जॉइंट को, जिस तरह से यहाँ पे एंकल की मोबिलाइजेशन होती है तो वो आपने होल्ड करना है शोल्डर की हो, तो आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ आपने जो देखनी होती है वो होता है कि मोबिलाइज बिलो द पेन थ्रेशोल्ड।
फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट कि आप फ्लेक्शन इम्प्रूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको शोल्डर की दे रही हूँ बिकॉज शोल्डर की एग्जांपल चलती भी आ रही है। पेशेंट की जो रेंज है वो मिड रेंज है, ठीक है, मिड रेंज उसकी मैक्सिमम रेंज है इस वक्त तक, बाकी सारी रेंज उसकी क्या हो चुकी है, रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करा है कि अब आप मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आप मिड रेंज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन पे नहीं चले जाएंगे, आपको थोड़ा सा 10 to 20 डिग्री बिलो रहना पड़ता है, ताकि पेशेंट कि अगर आप थ्रेशोल्ड पे चले जाएंगे और हो जाएगी मोबिलाइज़ करेंगे तो पेशेंट फ़ौरन से आपको जो साइन देगा और मसल गार्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और साइन ऑफ पेननेस बढ़ जाएगा, पेशेंट जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो रिलैक्स फील होता है, पहले आपने शुरू के स्टार्टिंग 10 डिग्री पे करना है, फिर आपने बाद में 20 डिग्री पे करना है, फिर 30 डिग्री पे 40। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेशन के अंदर 40-50 डिग्री को ओपन करने के चक्कर में पड़ जाए। स्लोली आपने 10 डिग्री का आपने टारगेट रखना है, इस तरह से कि पेशेंट को कोई भी पेन ना हो। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है और कौन सी नहीं है, तब आप मैनुअल थेरेपी नहीं दे सकते। अगर मैलिग्नेंसी हो और आर्थराइटिस वगैरह हो, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ हो, फ्यूजन ऑफ एंकाइलोसिस हो, ऑस्टियोमाइलिटिस हो, फ्रैक्चर या लिगामेंट रप्चर हो, इनमें से ये प्लीज़ रेड फ्लैग्स हैं, इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो ये आपके सामने है 6-7, दिस इज़ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन। ये सारी की सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि ग्रेड्स उनके कौन कौन से होते हैं। दूसरा, ग्रेड्स के बाद आपके पास आ जाता है कि इंडिकेशन कौन सी है, आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी है, आपके कौन से रिसेप्टर्स कहाँ पे जो है वो प्लेस हुए हुए हैं। दूसरा, आपने देखना है कि पेशेंट कितनी रेंजेस कम है, इसमें आपने कौन सा प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। पेशेंट आपके पास सिर्फ पेन की कंप्लेंट लेके आया है या रेंज ऑफ मोशन की कंप्लेंट लेके आया है। मैनुअल थेरेपी को टोटली थ्योरेटिकल पढ़ाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आई बिलीव कि थ्योरी जो है वो सिर्फ 20% होनी चाहिए एंड 80% जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही हो, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन पेशेंट अभी आपके सामने शो नहीं कर सकती, ये लाइव आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑसिलेशन वगैरह की, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इस तरह की रिपीटेडली वीडियोस जो भी हम पढ़ रहे हो वो मैं साथ साथ आपको यूट्यूब के थ्रू दिखाती रहूँ, ताकि एटलीस्ट यू शुड नो कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पेन है या स्वेलिंग है, ठीक है, इसमें आप कर तो सकते हैं बस बहुत सेफ साइड के ऊपर। आर्थ्रोप्लास्टी हुई भी है किसी पेशेंट की, प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी है बट पेशेंट को पेन भी है, स्पॉन्डोलिस्थेसिस भी है, आरहे है, वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें आप कर तो सकते हैं लेकिन बहुत केयरफुल होते। तो दीज आर द रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। दूसरी चीज़ें मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, व्हाट लिटरेचर सजेस्ट रिगार्डिंग मोबिलाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी। Analysis of literature identified 14 studies that were judged to be a valid demonstration of the efficacy of manual therapy in the treatment of spine-related dysfunction. अभी तक 14 स्टडीज़, ये बहुत मतलब पुरानी स्टडीज़ हुई हुई है, इसमें बताया गया। अब तो अभी रिसेंटली मैं चेक कर रही थी लिटरेचर, तो आई फाउंड देयर अबाउट 2500 स्टडीज़ जो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि स्पाइन रिलेटेड डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट जो तकरीबन मेडिसिन 20% इफ़ेक्ट करती है, 80% फिजियोथेरेपी का जो है बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ये मैं आपसे करंट बात कर रही हूँ। अगेन वही बातें कहते हैं कि अगर आप मैनुअल थेरेपी को कंबाइन कर दें सुपरवाइज क्लिनिकल एक्सरसाइज के साथ, तो आपका पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। शोल्डर इम्पिंजमेंट का सिंड्रोम, ये कंक्लूजन्स दिए हैं बेसिकली। ये सारी चीज़ें वो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारी कंडीशन के ऊपर रिसर्चेस की और अल्टीमेटली आके उन्होंने कंक्लूजन दिया कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रूव की, तो वो बुक्स में डॉक्यूमेंट की, तो आज जाके हमें पता लगा कि अगर पेन है तो हमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन दे तो उससे पेशेंट ठीक हो सकता है। रेंज ऑफ मोशन का मसला है तो आपने ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 मोबिलाइजेशन दी है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस मीन्स फ्रोजन शोल्डर है तो उसके
स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं कि मोबिलाइजेशन की ग्रेडिंग किस तरीके से होती है। और मैंने आपको बार बार मेटलिन का जिक्र किया। अभी हमने ऑसिलेशन पढ़ी है कि 0 to 25% ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 मीन्स आपकी फोर्स, आप कितना आगे तक जाते हो, कितना जॉइंट को मूव करते हो, आपने कितनी पावर अप्लाई करनी है, तो उसकी सारी एग्जाम्पल्स अब आप लोग देखिए प्लीज़। Maitland's joint mobilizations are a treatment intervention used by many physical therapists and other practitioners in order to address muscle spasm, reduce pain, मोबिलाइजेशन and करें release range of ऑसिलेटरी motion. मूवमेंट्स। Though it is not a perfect example, a group of stacked sponges can ये help किस you स्पंज की visualize the एग्जाम्पल दी various हुई है? graded categories involved in these mobilizations. For reference, when the sponge is fully expanded, there is no pressure being applied by the कितनी therapist. फोर्स आपने देनी When है? it is fully compressed, like so, we have reached the joint's limitation and the फुली end of the कंप्रेस जब available आप range of बिल्कुल एंड motion. रेंज पे जाना है, लेकिन आपने पहले एंड रेंज पे नहीं जाना है। आइए देखते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 किस तरीके से होता है। Grade 1 is a low amplitude movement starting at the beginning of the available range of motion. आपने अपनी ये वाली मूवमेंट रखनी है टू एंड थ्रू ऑसिलेशन। अब आप देख रहे हैं कितना स्लो डाउन, और ये बिल्कुल ही जो एंड है ये आपका जॉइंट एंड रेंज है। नेक्स्ट ग्रेड 2। Grade 2, on the other hand, is a high amplitude movement starting at the beginning of the range of motion, just after TTM ठीक है, 0 subside, to 50%। and ending within the available इसी range, तरह से ऑसिलेट करना not है to आपको। avoid a limitation. The purpose of इसका this पर्पस grade क्या है? is टू also रिड्यूस पेन। motion. नाउ वी मूविंग टुवर्ड ग्रेड 3 Grade मोबिलाइजेशन। 3 is a high amplitude movement beginning at 75% about तक आपने and going into the point of limitation. जाना है। The purpose in this case is to maintain range of motion and ये possibly आप देख रहे increase हैं मिड रेंज आ रही है। अब आप मिड रेंज तक पहुंच चुके हैं और एंड रेंज है। एंड रेंज पे जाके आपको जॉइंट को पुल करना है। Grade 4 is a low amplitude movement performed at the end of the available range of motion and serves to improve 50 the to joint's 75 के दरमियान आपने काम करना है ग्रेड 4। Grade 5 is a thrust technique that requires a lot दिस of इज skill कॉल्ड द and practice. मैनिपुलेशन। A high velocity, low amplitude movement is performed जिसमें at the आपको point एक of limitation साउंड and भी into आती the है। restriction in order to improve range of motion and possibly address pain. Here are some अगेन contraindications to this कॉन्ट्राइंडिकेशन technique बताई you should हुई be है। aware of.